अपने जीवन के, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तब से तय किया कि 25 साल मैं देश के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का विचार और जिस विचारों से मुझे प्रेरणा मिली वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के विचारों से मेरा विश्वास है कि अगर हम काम करेंगे तो हम देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदल सकते हैं। एक कंट्राडिक्शन आपके पॉलिटिकल कैरियर में देखने को मिल रहा है कि आप 500 करोड़ का एक कारोबार को, एक इंडस्ट्री को हेड कर रहे हैं और एक तरफ आप राजनीति कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। कहीं आप एम्बेरस फील नहीं करते? कुछ लोग आपको एम्बेरस करने की कोशिश नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मुझे अनुमति दी है बताने के लिए। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, कारपोरेट नहीं हूँ। पहली बात, मैंने कोऑपरेटिव में काम शुरू किया, डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किया एक, उसकी लेन है, उसका 50 करोड़ का टर्नओवर होता है। उसमें कोऑपरेटिव में उसके 8000 लोग मेंबर हैं पूर्ति के नाम से, उसकी अब 7 ब्रांचेस हैं। फिर मैंने एक पीवीसी पाइप की फैक्ट्री चलाई थी कोऑपरेटिव में, वो जम नहीं पाई, वो बंद पड़ी। फिर उसके बाद में हमने कोऑपरेटिव में ध्यान में आया कि सरकार इंटरफेयर करती है। फिर हमने लोगों से सबसे मिलाकर शेयर इकट्ठा करके एक शुगर फैक्ट्री लगाने की कोशिश की। अब हमारी 3 शुगर फैक्ट्री हो गई। तो बगास से हम पावर तैयार करते हैं। मेरा शेयर 1 लाख रुपए का है और 90 करोड़ रुपए इक्विटी 20,000 लोगों की है। उसमें से 19,000 लोग फार्मर्स हैं और 1,000 लोग जो है जिनके 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ ऐसे भी शेयर है, उनको डिविडेंड मिलता है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मैं कोई मालिक नहीं हूं। उसके डायरेक्ट 150 डायरेक्टर है मेरे ग्रुप में और सब मिलकर काम करते हैं और 5,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है और आज 2.5 लाख लोगों की गरीबी दूर करने का श्रेय है। 1 एकड़ गन्ना लगता है, हमारे अभी 1.5 लाख रुपए एकड़ में उत्पन्न हो रहा है। हम वहां की स्थिति बदल रहे हैं और मैंने 1400-1500 हार्ट के ऑपरेशंस किए। तो ये सब जो ये क्या पब्लिक लिमिटेड का जो मॉडल इसलिए तैयार किया कि कोऑपरेटिव में इंटरफेरेंस होता था, ये जैसे एनजीओ जैसा काम है। अभी सोलर एनर्जी में काम किया, 2 ऐसे गांव है जो 6 मील दूर रास्ते, उनको रोड भी नहीं है और 24 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ। पूरे गांव को हमने सोलर लाइट से तैयार किया। अब मैं इन सब के पीछे, मैं शहरों में धंधा करता नहीं, बिजनेस करता नहीं, गांव में, शहर में कोई काम कर, केवल रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास का काम करता हूं। अब मैंने ये तय किया कि जब लोगों को मदद करनी है, अभी 4000 एकड़ हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन हुआ, मैंने गारंटी ली। अब मैं कुएं खोलना रहा हूं, अब जल संवर्धन का काम कर रहा हूं, पेड़ लगाने का काम कर रहा हूं। जो प्रॉफिट मिलता है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खर्चा होता है। एक चीज बताएं कि शरद पवार की शुगर इंडस्ट्री और कांग्रेस लीडर्स का उनमें इन्वॉल्वमेंट दूसरों का और आपका इस इंडस्ट्री को चलाना, दोनों में क्या क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या है? ये आरोप नहीं लगा इस तरह कभी आज तक? देखो, आप एक बात बताओ, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के सब लोगों ने एक बार, महाराष्ट्र और गुजरात में जो लोगों ने प्रकल्प खड़े किए कोऑपरेटिव में, चाहे वो शरद पवार के रहे, कांग्रेस के रहे और किसी के रहे, इनका अध्ययन करना चाहिए। क्या हुआ, आपने ये सब देखा ही नहीं है ना, तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आप जब देखेंगे कि इससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कैसा हुआ है। 4000 एकड़ जो जानवर आकर क्रॉप खराब करते थे, उसकी गारंटी मैंने ली और उनको सोलर फेंसिंग करा के दिया। अब मैं इस बार 2.25 करोड़ का एक बंधारा बना रहा हूं जिससे 4 गांवों को पीने का पानी मिलेगा और 450 हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी। कंपनीज की तरफ से थाने एक सुरक्षित भविष्य, एक ऐसा बंधन जो कदे न टूटे। तो ये जो 1 मैन आर्मी की तरह आप काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, मैं आपको इसमें बीजेपी के इतना समय कैसे निकालते हैं आप? राजनीति भी करते हैं दिल्ली में, इंडिविजुअल भी करते हैं, अपने कारोबार भी चलाते हैं, टूर भी करते हैं। सब मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरा अपना खुद का व्यवसाय है, उसमें मैं अपना अच्छी तरह से कमाता हूँ। मुझे कोई राजनीति में कमाने की जरूरत नहीं। तो समय कैसे, टाइम मैनेजमेंट कैसे? मेरा पैशन है सर, जो संवेदनशीलता है कि वो गरीबों के आंखों के अश्रु में कैसे कम करूं, जो भूखे कंगाल हैं उनको मैं रोजी रोटी कैसे दूं, जो किसान आत्महत्या कर रहा है आत्महत्या कैसे रोक सकता हूं। मैं आत्महत्या क्षेत्र में मैंने 600 हमने आत्महत्या किए हुए किसानों के बच्चों को और पत्नियों को दत्तक लिया है 5 साल के लिए। उसके लिए हमने सब उनको मदद कर रहे हैं और इसका मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता ये सामाजिक कार्यकर्ता है। अगर पैर को अगर पत्थर चुभता है तो वेदना दिमाग में होती है। क्या समाज का ये दुख देखकर आपको वेदना नहीं होती? मैं चाहता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे घर में जो काम करने वाले कर्मचारी है, मैंने घर के सामने एक मकान खरीद किया और वहां फ्लैट बनाया भी और मैंने मेरे ड्राइवर से लेकर सबको वहां घर दिलाया। मैं साहब मेरे हाथ से मेरा टारगेट है। क्या फ्री में ड्राइवर्स वगैरह? हाँ, मैंने दिए उनको। मैंने आपको ताजो, अब नागपुर, आप सबसे पहली बात करिए, ये दिल्ली की पत्रकार मुझे कारपोरेटर उद्योगपति मानते हैं, इसका मुझे दुख होता है।
मैंने अभी 1000 मकान बना रहा हूं। कैन यू इमेजिन? देखिए, मैं ये मानता हूं कि राजनीति में ये जो चल रहा है ना, मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा चाचा, ये काय की पार्टी? डेमोक्रेटिक पार्टी है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, दुकानदारी है। ये किराने के दुकान है। बात करते समाजवाद और धर्म, ये सब जोगबाजी है। आपकी पार्टी में कुछ? देखो, हमारे पार्टी में तो प्रेरणा मिली हमको काम करने की, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जीवन गरीब व्यक्ति के लिए दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने देशभक्ति की भावना से अपने जीवन को देश के लिए दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया और उन्होंने कश्मीर के लिए अपना बलिदान किया है। ये विरासत हमको मिली है। वाराणसी में सुना बहुत अच्छी पब्लिक रैली की। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अगली बार आप सरकार बनाने की स्थिति में फिर से होंगे? क्या एजेंडा है आपका वहां इस बार चुनाव देखिए, में? पहली बात तो ऐसी कि बिहार के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का चित्र बदल गया है और देश में जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन, इससे कांग्रेस पार्टी बहुत डबल डिजिट में भी नहीं जाएगी, ऐसी हालत खराब है। लोग मायावती जी की सरकार पर नाराज है और मुलायम सिंह से फिर नहीं आना चाहते। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई विकल्प नहीं है और बड़े प्रमाण पर हमारा पुराना जो सपोर्टर था हमारे साथ जुड़ रहा है। हम भी सब लोगों को साथ में ले रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ये बात समझ लीजिए, बिहार बदल गया। इतना जातिवाद बिहार में चलता था, पर नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में हमारे एनडीए के शासन ने जो सुंदर काम किया, रोड बनाए, बिजली, रोजगार, सब तरह स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की कोशिश कर रहे, उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने जात, पंथ, धर्म, भाषा का विचार न करते हुए मतदान किया है। बिहार में मुझे पिछली बार जब मैं पटना गया तो कहा कि आपने सर्वे किया था बिहार के बारे में, वो 100% करेक्ट निकला सीटों के आकलन के बारे में। क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या आधार था सर्वे करने का? ऐसा सब बातें सीक्रेट्स में ओपन नहीं करूंगा, पर मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने कार्यकर्ताओं को, अगर दिल्ली मत आइए, किसी के कटआउट मत लगाइए, किसी के घर में गणेश परिक्रमा मत करिए, तुम जिस गांव में रहते हो उस गांव में ईमानदारी से लोगों की सेवा करिए, उनके खिलाफ अन्याय होता है तो उसके लिए संघर्ष करिए, पार्टी का संगठन बढ़ाइए, काम करिए। हम जान लेंगे कि कौन काम का है, जनता किसके साथ है, उसको टिकट मिलेगा। किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं मिलेगा। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या कोई सर्वे है आप कैसा है करने जा रहे हैं? 5-5 सर्वे कर रहे हैं उत्तर हर प्रदेश महीने में होते हैं। हाँ, और मेरे को हर जिले में क्या चल रहा है, गुटबाजी भी क्या है, कौन क्या चाहता है, सब जानकारियां है। देखिए, इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगा, आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप निर्णय नहीं कर सकोगे। देखिए, जो भी है, झारखंड में अर्जुन मुंडा आज मुख्यमंत्री बने, अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं, विकास की ओर झारखंड को लेके जा रहे रमन हैं। सिंह और शिवराज सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं। 100%। पर आपको मैं बताऊं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का नाम विकास के लिए होगा, आज शिवराज जी का नाम है, रमन सिंह जी का है, उसी प्रकार से अर्जुन मुंडा का भी नाम उसी प्रकार से देश में लिया जाएगा। इतना अच्छा काम वहां वो कर रहे हैं। बड़ा साहसिक निर्णय था आपका उस समय। देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं बोनाफाइड मिस्टेक कर सकता हूं, मैलाफाइड नहीं कर सकता। मेरी पूरी नियत पार्टी, संगठन और विचारधारा से कमिटमेंट है। मेरे से गलती हो सकती है, पर मैं किसी के कहने पर कोई गलत काम। उसमें भी कहा था कि कॉर्पोरेट लॉबीज का काफी दबाव था सभी दलों पे कि सरकार बने किसी तरह। साहब, इसमें धमक होगी तो एक आदमी बोल दे किसका नाम है। कभी कभी मुझे मीडिया में भी, देखो आपको एक बताऊं, मैं चाहता हूं ये कानून बनना चाहिए जिस प्रकार से है ना, तो ये मीडिया के लिए भी कानून बनना चाहिए। आपको क्या लगता है दूसरा का चरित्र यानी क्या बाजार के दुकान में रखा हुआ है? अगर ये बोलने वाले लोग हैं तो उनमें हिम्मत है तो नाम क्यों नहीं लिखते? पब्लिकली लिखना चाहिए। झूठी बातें लिखना, दिखाना, ये बात गलत है और मैं चाहता हूं इसके लिए कानून बनना चाहिए। और जो झूठी बात करता है उसको भी जेल की सजा होनी चाहिए, उसको हथकड़ा डाल के भेजना चाहिए। आपके बारे में, किसी के बारे में प्रूफ हो, तथ्य लिखो, कोई संबंध नहीं था। वो तो 4 महीने से मेरे पीछे बार बार पड़े थे, सरकार बनाओ, हम नहीं बना रहे थे, उसमें कारपोरेट की जरूरत क्या है? तो अब यूपी में क्या चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं या किसी के साथ गठबंधन? देखो, यूपी में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वो अजीत सिंह जी के साथ हमने किया था। हमको बिकाऊ माल नहीं चलता, हमको टिकाऊ माल चलता है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर खड़ी रहेगी और लोगों को कहेंगे कि देखो, हमने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था, सबके सहयोग से राम मंदिर का निर्माण होगा। और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक बात की हमको सफलता मिली है कि राम मंदिर का अस्तित्व मान्य हुआ है। अब सभी धर्मियों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ भी हम अपील करेंगे, सबके सहयोग से हम वहां मंदिर बनाएंगे और पंचक्रोशी के बाजू में जाकर उनको मस्जिद भी बनाने का कोई वो भी बनाए, उसको भी सहयोग करेंगे और इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। अब राम मंदिर से हम राम राज्य की ओर चले। उत्तर प्रदेश की जनता भूखी है, कंगाल है, गरीब है, किसानों को खेत को पानी नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, बिजली मिलती नहीं है और इधर मुख्यमंत्री अपनी प्रतिमाएं करोड़ों रुपए खर्चा करके खड़ी कर रही है। आगरा के पास आलू
रास्ते पर फेंकने की नौबत है क्या? 50-100 कोल्ड स्टोरेज 1-1 लाख टन के बन नहीं सकते? किसान बर्बाद हो रहा, 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जातीयवाद की राजनीति ने बिहार का सत्यानाश किया। जातीयवाद की राजनीति ने बिहार को इस प्रकार की हालत बना दी कि लोग बर्बाद हो गए। अब बिहार की जनता को समझ में आया कि जातीयवाद की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझ में आया कि ये मुलायम सिंह और मायावती जी की राजनीति है, सांप्रदायिकता की और जातीयवाद की राजनीति है। इनको खुद को सत्ता चाहिए बस। हिंदू का भी विकास होगा, मुसलमान का विकास होगा, दलितों का विकास होगा, सबको विकास के लिए समान अधिकार मिलेंगे, 24 घंटे बिजली रहेगी, हर खेत को पानी मिलेगा, और नए नए उद्योग आएंगे, युवाओं के हाथों को, करोड़ों युवकों को रोजगार मिलेगा, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश को हम हिंदुस्तान के विकसनशील राज्यों में एक शक्तिशाली राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वहां भी नौजवान मुख्यमंत्री आपके काफी शायद अच्छा काम कर रहे हैं। क्या चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां शासन है वहां वहां अच्छा कार्य करके सुशासन और विकास के द्वारा हम लोग बदलना चाहते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, केवल भाजपा का नहीं, मैं जब उत्तराखंड गया था तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम तुम्हारे यहाँ लाइए। उधर बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए मैंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके टूरिज्म डेवलप करिए। एक टूरिस्ट आता है तो 86 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हम सबके सहयोग से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाए, जीडीपी बढ़ाए, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं दे, अच्छी स्कूल बनाए, लोगों को अच्छे रोड बनाए, विकास के लिए इंडस्ट्री लाए, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का विकास करें, हमारी परंपरा से जो कला है उसको विकसित करें। हम देश को बदल सकते हैं साहब। एक चीज और बताएं नितिन जी, पार्टी प्रेसिडेंट के नाते जो विक्रिंग्स हैं पार्टी में या जो मतभेद हैं, गुटबाजी दिल्ली में भी, राज्यों में भी है, जैसे राजस्थान की बात आती है, दिल्ली की बात आती है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जयपुर भी आप आ रहे हैं शायद 2-3 मई को। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, हम एक राजनीतिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई डर के कारण सब चुप बैठे, एक मालकिन बैठी है और दूसरा राजा बैठा है, राजकुमार, और बाकी सब लोग गुलाम जैसे, चोर नौकर जैसे बैठे। ऐसा तो नहीं है। ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। मुझे कोई भी सवाल पूछता है, मिलता है, 10 लोग मिलकर विचार विनिमय होता है। इसके कुछ फायदे, कुछ नुकसान भी है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत हमारी भी कमियां हैं, पर ये कमियां हम दूर करेंगे। जो पार्टी लाइन लेकर काम करेगा, सिद्धांत के लिए काम करेगा, वो नेता बनेगा। जो खुद की स्वार्थ के लिए, खुद की इमेज के लिए और पैसा कमाने के हिसाब से राजनीति करने की बात करेगा, उसको बीजेपी में कोई जगह नहीं है। कुछ कमियां हैं पर झगड़े नहीं है। बाय एट लार्ज हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी एक विरासत है, हमारी एक विचारधारा है, और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति हमारी प्रेरणा है राष्ट्रवाद को लेकर। और हम लोग चाहते हैं कि हम मिलकर सुदृढ़ संगठन बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, और डिसिप्लिन में हम जिस उद्दिष्ट को लेकर, मिशन को लेकर जा रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जयपुर में क्या एजेंडा आपके आने का? अब तो मैं जयपुर में आऊंगा। पार्टी की डिसिप्लिन वहां थोड़ा सा मतभिन्नता थी, पर अब काफी बातें दूर हो गई है। और मेरा विश्वास है कि आप कभी भी राजस्थान में चुनाव होता है तो बीजेपी लोकसभा और विधानसभा में थम्पिंग मेजोरिटी में आ सकती है, इतनी अच्छी स्थिति है। और सब मिलकर हम काम करेंगे। छोटी बहुत बातें होगी तो उनको साथ बिठाकर मैं मिटाऊंगा। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्तिशाली और ताकतवान रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए दर्शकों के लिए।